अजय टैनी मिश्रा के लड़का ने जिसने 4 किसान और एक पत्रकार को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था, उसको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। तब तक हम किसान चैन से नहीं बैठेंगे। जब हम फसल बेचते हैं तब जाति नहीं है, जब हम खरीदते हैं बाजार से चीज़ें तब जाति नहीं है, तो फिर हमारे प्रोफेशन में जाति क्यों है? कि आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है या अखिल भारतीय किसान सभा है, आज आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं जिनको लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं? बाजार में जो मंडी में किसान फसल लेकर आता है वो एमएसपी पे जो घोषित है सरकार की बहुत थोड़ी है, क्योंकि एमएसपी C2 प्लस 50% ना देके इन्होंने A2 प्लस FL दिया है, जो बहुत थोड़ा सा है। हम सब ने मिलकर ही लड़ना है और अपने आप को बचाना है और इस देश में सबको भरपेट भोजन मिले, इसकी कानूनी गारंटी सरकार दे और सरकार किसानों से अनाज खरीदे, अपने गोदामों में रखे, ज़रूरत के अनुसार किसी को फ्री, किसी को सस्ता, किसी को कंट्रोल रेट पे दे, ताकि सब देश के लोग पेट भर के सो सकें। फिर भावांतर के नाम पे भी एक बड़ी ठगी है। किसी भी किसान को भावांतर का लाभ सीधा नहीं मिल रहा और हम भावांतर के समर्थन में ही नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान को एमएसपी पे खरीद का पूरा दाम मिले और कानूनी गारंटी हो इसकी। नमस्कार दोस्तों, चढ़ता हरियाणा ग्रामीण आंचल के एक बुलंद आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ रूबरू हूँ एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे बीच हैं मास्टर बलबीर सिंह, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राज्याध्यक्ष हैं। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व में से एक हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी कुलदीप जी। आपका चैनल पर स्वागत है मास्टर जी। आपका भी और आपके दर्शकों का और आपके चैनल का भी बहुत स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद भी करते हैं। और आपने अपना कीमती समय हमारे मांगों को हाईलाइट करने के लिए निकाला है, जो देश प्रदेश और दुनिया में आपके माध्यम से जाएंगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर जी, सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे यही है कि आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है या अखिल भारतीय किसान सभा है, आज आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं जिनको लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं? देखिए कुलदीप जी, किसी भी संगठन की 2 तरह की मांग होती है। एक मांग वो होती है जो तात्कालिक हैं, अचानक पैदा होती हैं, और एक मांग वो है जो स्थायी रूप से लंबे समय के लिए होती हैं और लंबे समय तक जब तक वो हल नहीं होती वो मांग बनी रहती हैं। अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों तरह की मांगों पर अपने संघर्षों को तेज कर रहा है। खासकर जो हमारी स्थायी मांगे हैं उनमें एमएसपी है, जिस पे हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन योग के अनुसार C2 प्लस 50% या यूँ कह लें आप देसी भाषा में लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिलना चाहिए। दूसरा इसी में है कि आज दाम ना मिलने की वजह से किसान पे बहुत बड़ा कर्ज हो गया, वो कर्ज मुक्ति हो और भविष्य में उसे उचित दाम मिले। तीसरा इसमें है कि जो बिजली का संशोधित बिल सरकार पेश कर रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अब, क्योंकि उसमें स्लैब प्रणाली ख़त्म हो जाएगी। किसान को बहुत सस्ती बिजली खेत में मिल रही है और घर में भी हमारी डोमेस्टिक बिजली है जो कमर्शियल की अपेक्षा बहुत कम रेट में है। यदि ये स्लैब नहीं रहेंगे, स्मार्ट मीटर आएंगे, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें किसानों को, मजदूरों को और सब बिजली उपभोक्ताओं को होंगी। अभी तक सिद्धांत ये रहा है कि जो बिजली है इसको हम पहले उपभोग करते हैं और बाद में उसका बिल अदा करते हैं। 2 महीने में आप दे रहे हैं बिल, लेकिन प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर में ये प्रावधान है कि पहले पैसे डलवाने पड़ेंगे और बाद में उसकी उपभोग कर सकेंगे, अपन उस बिजली को कंज्यूम कर सकेंगे। तो अनेक बार मजदूर पे, किसान पे और बहुत छोटे छोटे काम करने वाले लोगों पे पैसा नहीं होता और इस तरह से प्रीपेड मीटर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है आज का वर्तमान दौर में। और इसके साथ ही जो लखीमपुर खीरी के अपराधियों को अभी तक सज़ा नहीं मिली, वो ऐसे मुद्दे हैं जब तक वो सज़ा नहीं होगी। अजय टैनी मिश्रा के लड़का ने जिसने 4 किसान और एक पत्रकार को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था, उसको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक हम किसान चैन से नहीं बैठेंगे। बैठ नहीं सकते, बैठना भी नहीं चाहिए।
इसी तरह से मुकदमे बहुत सारे हैं, अभी किसानों पे जगह जगह पेशी हैं, तारीखों में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कट रहे हैं। जबकि सरकार ने ये वायदा करके उठाए थे 9 दिसंबर 2021 को कि आपके सभी मुकदमे वापस हो जाएंगे, वो आज भी बहुत जगह चल रहे हैं। तो ये हैं, और ये पराली का नाम पे अन्य तरह के जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं किसानों पे, एक तरह से किसानों को इस देश का वासी ना मानकर सरकार ने ऐसा मान लिया कि इनको जितना तंग करेंगे, कोई पोर्टल के नाम से, कभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कभी बीमा कंपनियों की लूट, कभी किसी तरह की, और ये जो इस बार तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का कोई अर्थ नहीं बचा, गेट पास और पोर्टल का कोई अर्थ नहीं रहा। हरियाणा में सब किसानों की पैदावार कम हुई है, लेकिन हरियाणा की मंडियों में बहुत ज़्यादा अनाज आया, खासकर धान की पैदावार आई है जो बाहर से आई है, और बाद में किसानों के मुआवजे से भी वंचित उसने कर दिया। तो ये मतलब पोर्टल वगैरह पे एक बहुत बड़ी ठगी चल रही है। हम चाहते हैं कि ये पोर्टल ख़त्म हो, ये स्थायी मांगे हमारी, और इनके लिए हमारे आंदोलन लगातार रहेंगे। दूसरी जो वर्तमान दौर की जिसे आपने बात करा है, ये मांगे हैं अचानक पैदा हुई हैं। जैसे इस साल बहुत बड़ी बाढ़ का कारण बना है, बहुत भारी बारिश हुई पूरे प्रदेश में और देश में, जिसकी वजह से 31 लाख एकड़ में नुकसान हुआ है हरियाणा में। और 31 लाख में से जो 1400 पटवारियों ने, कानूनगो तहसीलदारों ने वेरीफाई कराया, उसके अनुसार भी 1800 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने बहुत अनदेखी करते हुए विभाग के पटवारियों की भी और तहसीलदारों की भी केवल 1,20,000 एकड़ का मुआवजा ही जारी किया है, जो कुल रकम 1800 करोड़ रुपए की बजाय 116 करोड़ में समेट दिया है। और वो राशि भी अभी तक किसानों के खाते में नहीं आई। ये तात्कालिक मांगे है, जिसकी हम मांग करते हैं कि ये मुआवजा 31 लाख एकड़ ज़मीन का दिया जाए, किसानों को कम से कम 50,000 से 70,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान की पूर्ति की जाए। सरकार ने बिल्कुल एक मामूली सी रकम रखी है कि 7,000, 9,000 और 12,000, 15,000 रुपये एकड़ का नुकसान का अनुसार मिलेंगे, बहुत थोड़ा है। इसमें हमारी जद्दोजहद है। एक ये बार बार पानी क्यों चढ़ जाता है जब भी बारिश होती है, तो उसकी व्यवस्था स्थायी क्यों नहीं है? नदी, नाले, खाड़े, ड्रेन, ये क्यों नहीं व्यवस्था हो पा रही है? और इनकी साफ सफाई समय पर रख रखाव, उनके बांधों के तटबंध है जो उनकी मजबूती, और उस तरह से बड़ी संख्या में किसानों की खेती को बचाया जा सकता है, जिसके लिए एक बहुत बड़े आयोग की ज़रूरत है जो पूरा हरियाणा का और देश का सर्वे करे, और ये एक सर्वे में ये जांच करके बताए कि भाई क्यों बाढ़ आ रही है और इस बाढ़ का क्या प्रबंधन हो सकता है। ये हमारी कुछ तात्कालिक मांगे हैं। बाजार में जो मंडी में किसान फसल लेकर आता है, वो एमएसपी पे जो घोषित है सरकार की, बहुत थोड़ी है, क्योंकि एमएसपी C2+ 50% ना दे के इन्होंने A2+ FL दिया है, जो बहुत थोड़ा सा है। लेकिन वो भी दाम नहीं मिला किसान ने। इस बार 2389 रुपये का जो रेट था, बहुत कम किसान है जिनने 2300 भी बेची होगी, ना तो 300-400 से लेकर 500-600 रुपये तक का नुकसान किसान को हुआ है। ये तत्कालिक मुद्दे हैं कि किसानों में ऐसे क्यों ठगी की जा रही है। और केवल धान की बात नहीं, कपास का रेट 7,710 रुपये है, जबकि 6,000 से नीचे ही कपास के दाम मिले हैं। किसी किसान को ही 6,500 मिला होगा। अब हम मूंग की बात करें तो 87,500 रुपये दाम है जो एमएसपी सरकार ने घोषित की है, और 5,000 से ऊपर भी किसी किसान का मूंग नहीं बिका। बाजरा का रेट 2,775 रुपये है, जबकि किसी भी किसान का 1,800 और 1,900 भी बाजरा नहीं बिका। फिर भावांतर के नाम पे भी एक बड़ी ठगी है। किसी भी किसान को भावांतर का लाभ सीधा नहीं मिल रहा, और हम भावांतर के समर्थन में ही नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान को एमएसपी पे खरीद का पूरा दाम मिले और कानूनी गारंटी हो इसकी। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो तत्काल हैं। अब किसानों को मुआवजा दिया जाए। आज भी पूरे हरियाणा में 1 लाख एकड़ फसल बीजी नहीं है इस रबी सीजन में, जो आज भी पानी खड़ा है। तो उस तरह से उन किसानों की सुध बुध सरकार ले, अब नया आदेश जारी करके उसका सर्वे करवाए और उनको कम से कम 70,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा घोषित करे। इन तात्कालिक मुद्दों को लेकर भी हमारा संघर्ष है, और दोनों ही मुद्दे हैं, मैं चाहे वो स्थायी मांगों के लिए स्थायी आंदोलन
और चाहे तत्कालिक मांगों के लिए तत्काल आंदोलन, दोनों पे अखिल भारतीय किसान सभा भी और संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी नज़रें रखते हुए आंदोलन को तेज किए हुए है। हमने अभी 26 तारीख को ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हिसार में भी किया, सभी जिलों में भी प्रदर्शन थे। हम ये भी चाहते हैं कि अकेले किसान ही काफ़ी नहीं है, मजदूर भी और खासकर कर्मचारी भी और जनता के कमा के खाने वाले सब तबके इकट्ठा होकर संघर्ष करें, लड़ें और अपनी जीत दर्ज करने तक वो संघर्ष में जुटे रहें। ऐसा भी हम एक बड़ा मंच बनाने जा रहे हैं, जिसकी अब तत्कालिक एक मीटिंग होगी, बड़ी कन्वेंशन है जींद की जाट धर्मशाला में 15 तारीख को, जिसमें बड़ी संख्या में किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आएंगे। जितने भी CITU मतलब जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उनके कार्यकर्ता भी इस कन्वेंशन में आएंगे और सर्व कर्मचारी संघ के साथ काम करने वाले जो अलग अलग संगठन हैं वो लोग भी आएंगे। और हम चाहते हैं कि ये सारे कमाने वाले लोग इकट्ठा होंगे, तब हम सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को बचा पाएंगे, चाहे वो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, चाहे सार्वजनिक तरह के हमारे कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, इन पे काम जरूरी है। और ये मांग तात्कालिक है और तात्कालिक आंदोलन को तेज करने के हमारे प्रयास हैं। हम ये चाहते हैं एक बड़ी लामबंदी करके सरकार पे एक प्रेशर ग्रुप मेंटेन करें और उस प्रेशर ग्रुप के दम पे ही अपनी मांगों का हल करवाएं। तो मास्टर जी आपने बड़े सरल शब्दों में और विस्तार से बताया मांग मुद्दों के बारे में। एक मास्टर जी, जैसे सरकार की जो नीतियां हैं किसानों के प्रति कृषि क्षेत्र में, आमतौर पर किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से आरोप लगाया जाता है ये कारपोरेट के हवाले कर रही है खेती को, बड़े अमीर घरानों के हित में नीतियां आ रही हैं। कुल मिलाकर जो सरकारों की जो कृषि की नीति है आमतौर पर, वैसे वादे तो बड़े करते हैं, हम किसानों का हक में हमने ये दे दिया, आमदनी दुगनी करेंगे, ये सब्सिडी देंगे, प्रचार तो बड़ा होता है, लेकिन रियलिटी में जो नीयत और नीति क्या है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जैसे कुलदीप जी आपने कहा ना कि ये कारपोरेट के लिए ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे जो सीनियर हमारे माता पिता या दादा दादी थे वो हमेशा कहते थे कि बीजेपी और RSS को राज सत्ता में कभी ना आने देना, क्योंकि ये बड़े उद्योगपतियों के, उस जमाने में टाटा बिरला बड़े होते थे तो टाटा बिरला का नाम लेते थे, आजकल आप अडानी अंबानी का नाम लेते हैं। और अब केवल देसी कारपोरेट नहीं रहा है, अब तो विदेशी कारपोरेट को भी, चाहे वो बीमा का क्षेत्र है चाहे दूसरे क्षेत्र है, उनको खुली छूट दे दी। और जो आप कह रहे हो ये जो सारी की सारी नीतियां कारपोरेट के लिए बनाई जा रही है, मैं एक उदाहरण देकर आपके सामने रखूं। 25 नवंबर 2024 को, लगभग 1.25 साल पहले, सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो ये नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नाम से, या आप हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति बनाने का। और उसमें वो 3 कानून जिनके लिए हम लड़े थे 13 महीने, उन्हीं को वापस ले आए और कारपोरेट के इशारा पे ही आया, वैसे तो कोई संभावना नहीं थी। तो उस कारपोरेट की संभावना में ये कह दिया कि मंडी अब प्राइवेट भी होंगी और प्राइवेट मंडी में किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अब इसका सीधा नुकसान ये होगा कि ये सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियां उभर जाएंगी। दूसरा, इसी ड्राफ्ट में जो ये आया है उसमें एक प्रावधान ये हो गया, अपने देश में 1954-55 में कानून बना था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसका अर्थ है कि कोई भी आदमी ज़रूरत की चीज़ों का अपनी ज़रूरत के अनुसार ही रख सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रख सकता। हम जब बच्चे थे हम देखते थे हमारे घरों की तलाशी लेने आ जाते थे सरकारी कर्मचारी, पड़सत्ता में, बुखारी में, कहीं भी किसी जगह अनाज ज़्यादा तो नहीं रख गया किसान ने। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ख़त्म करने का प्रावधान इस प्रारूप में आया है जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक तीसरी इसमें आ गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसके लिए है? कारपोरेट के लिए। बीज जिससे लेंगे वो कहेगा कि मेरे से ही खाद लेना पड़ेगा, मेरे से ही दवाई लेनी पड़ेगी, और जब आप बाज़ार में बेचने जाओगे तो मेरे को पूछ के ही जाना पड़ेगा, या मैं खुद खरीदूंगा या मैं किसी के आपके खरीद करवाऊंगा। तो इस तरह से तो किसान को एक तरह से कारपोरेट का गुलाम बना के, और हम अपने खेत में हम मजदूर बन के रह जाएंगे और हमारी अपनी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इन नीतियों को देखते हुए ये जो नया ड्राफ्ट आया है ये सीधा सीधा कारपोरेट के पक्ष में है। दूसरी फिर अभी जो बिजली का संशोधित बिल आया, बिजली को प्राइवेट क्षेत्र में देना चाहती है और प्राइवेट क्षेत्र में मैं और आप तो ले नहीं सकते।
तो उसमें बड़े पूंजीपति आएंगे, जैसे चंडीगढ़ को जीडी गोयनका को दे दिया, कलकत्ते की बहुत बड़ी फर्म है ये गोयनका के नाम से, और उसने मतलब हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हो केवल 800 करोड़ में उसको सौंप दिया। और कर्मचारियों को भी ये कह दिया कि भाई आपने काम करना है तो कच्चे रूप में करना पड़ेगा, कोई शर्तें नहीं होंगी आपकी सेवा शर्तों पे, और नहीं करना है तो कहीं और जाइए। तो इस तरह से सरकार ये चाहती है कि इस पूरा बिजली के सेक्टर को प्राइवेट लोगों को दे दें, क्योंकि अब लाइफ लाइन बन गई है बिजली। बिजली के बिना तो आप पानी का गिलास भी नहीं कहीं से ले आ सकते, क्योंकि जो भी है, चाहे अपना घर में सप्लाई का पानी है, चाहे अपने घर में कोई हैंडपम्प या हैंडपम्प भी नहीं रहा, अब कुआं भी नहीं रहा, वो भी मोटर से ही पानी आएगा। तो सारी चीज़ों को देखें आप, आधारभूत एक आवश्यकता बन गई और बिजली को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है सरकार की। ये जो अमेंडमेंट ले आई है बिजली कानून में, तो वो भी कारपोरेट के लिए है। इससे आगे जो आप बढ़ के जाएँ, जो लेबर जो श्रमिक हैं उनके लिए 29 मतलब एक तरह के बड़े सुलझे हुए नियम होते थे, उनके लिए एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे, और न्यूनतम वेज का या मजदूरी का भी उसमें प्रावधान था, उसमें जो काम के घंटों का था, और कुछ शर्तें थी कि कोई कारपोरेट वाला लोगों को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता, उसको नोटिस देना पड़ेगा, तालाबंदी नहीं कर सकता, तो उन सबको छूट दे रहे हैं। तो ये भी सीधा कारपोरेट की तरफ जा रहा है। और अभी एक बहुत खतरनाक काम सरकार ने किसानों के साथ किया है, जिसमें सीड बिल के नाम से, यानी बीज बिल भी नया आ गया। और उस बीज बिल में ये आ गया कि आप अपने खेत में तैयार करके अपना खेत में बीज नहीं बो पाएंगे, क्योंकि केवल सर्टिफिकेट बीज बीजेगा, और सर्टिफाइड हमारे पास तो कोई है नहीं व्यवस्था करने की। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, कोई नया बीज नहीं बना रहे। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि अब बीज कारपोरेट तैयार करेगा और वही सर्टिफाइड करेगा। दुख की बात यह है। और इसमें ऐसा भी प्रावधान दे दिया कि कोई सद्भावना से बीज बेचना चाहता है और उस बीज में कोई कमी आ जाए तो उस आदमी पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, यानी उसे कारपोरेट कंपनी पे कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता। वो कहेंगे हमने तो बहुत अच्छी नीयत से बीज तैयार किया था। तो ये जो सुविधाएं छोटी मोटी कोई कानूनी दाव पेच के दम पे कुछ मुआवजा ले लेते थे बीज में खराबी आने की वजह से, उसको भी सरकार ने कारपोरेट को सेफ कर दिया। और इसमें देसी और विदेशी कंपनियों की घुसपैठ होगी, जो आने वाले समय में किसान को एक तरह से गुलामी का संकेत भी है। और हम अपने ही खेत में मजदूर बनेंगे, अपने ही खेत में हम अपने ही घर खेत का तैयार किया बीज भी नहीं बो पाएंगे। तो इस तरह के जो तरीके हैं, वो आपने जो सवाल किया था कि कारपोरेट की तरफ झुका हुआ है, तो अब आप सोच सकते हैं, हम दर्शकों को भी कहेंगे कि चिंतन करें और सोचें, क्या ये सब कदम उधर नहीं जा रहे हैं जो श्रमिकों के लिए कानून हटा दिए। एक बचा था काम करने के लिए मनरेगा, जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी थी, उसको भी संशोधित कर दिया और गारंटी को ख़त्म कर दिया। कहने को 125 दिन का काम है, लेकिन जो मनरेगा के तहत मजदूरी का प्रावधान था, जो मनरेगा के तहत काम मांगने पर काम देना था, उनको सबको नियम को हटा दिया। तो इस प्रकार से जो एक तबका खासकर ग्रामीण क्षेत्र में किसान भी और मजदूर भी फुर्सत के दिनों में मनरेगा में काम कर लेता था, उस पर भी एक हमला बोल के वो भी सारा का सारा ये सस्ते मजदूर कारपोरेट को मिले, उसके लिए काम किया गया है। और आशंकाएं हैं कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को और भी दुर्भर हो जाएगा रहना। अच्छा मास्टर जी, इसमें एक सवाल और भी है, जैसे आपने बड़ी विस्तार से अच्छे ढंग से बताया, जैसे कई बार ऐसा नहीं लगता जी, जैसे जमीन के लेकर जो पॉलिसी आई हैं किसानों की, जैसे खास तौर पर भाई किसी भी तरीके से किसानों की ज़मीन हथियानी है भाई, मतलब जो नई नई पॉलिसियां बताई जा रही हैं, आप इस तरह का भी नहीं खतरा देखते भाई? जैसे बड़े पैमाने पर जो अधिग्रहण का सवाल है उसमें भी मुआवजे लटकते हैं, या कोई राष्ट्रीय स्तर पर इस ढंग से भाई किस प्रकार से ज़मीन का भी केंद्रीयकरण किया जाए, किसानों को ज़मीन से वंचित किया जाए, ये जो भूमि को अक्वायर करने का जो प्रक्रिया है। ये देखिए, आप का सवाल जो बिल्कुल ये कि बहुत वाजिब है कि भाई इस ज़मीन को किस दृष्टि से देख रहे हैं कारपोरेट, सरकार, किसान। किसान चाहता है कि उसकी ज़मीन किसी भी तरह से उसके पास रहे, लेकिन अनेक तरह की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ आती हैं कि बड़े बड़े हाईवे आ रहे हैं जिन पर ट्रैक्टर भी नहीं चढ़ सकता किसान का, बुग्गी बैल तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता।
तो पूरा कारपोरेट के लिए बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं, सुपर हाईवे या और भी अनेक तरह के नाम हैं, उनके लिए ज़मीन कहते हैं कि विकास ज़रूरी है। बड़े बड़े बिजली के टावर रह रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि ये विकास के लिए बिजली ज़रूरी है और टावर आएंगे, इन टावरों को लगाना ज़रूरी है, उससे भी ज़मीन से वंचित होते हैं। उनके तारों के नीचे हम खेती मोटे अनाज ही पैदा कर सकते हैं, बागबानी नहीं कर सकते, रहने का मकान नहीं बना सकते। तो इसके अलावा जो आप देखें, अब पूरा कारपोरेट का एक निगाह कहाँ है, सब चीज़ सीमित है और आप छोड़ सकते हैं। मान लिया कपड़ा का उद्योग है और कपड़ा अपने पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो पुराना कपड़ा का टांकी लगा के उसको दोबारा भी पहना जा सकता है। और कुछ समय के लिए हम अपने ब्याह शादी या दूसरे फंक्शनों को पीछे हटा सकते हैं कि भाई अभी तंगी में है, फिर करेंगे। अनेक तरह के मकान बनाने का, अपन झोपड़ी बना के भी अपने मकान में रह सकते हैं, या कच्चा मकान है, छोटा मकान है, उसी में भी गुजारा किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं जिनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा प्रावधान भी है कि आप रोटी खाए बिना रह सकते हैं? रोटी ज़रूरी है, और कारपोरेट ये चाहता है कि एक बार रोटी पे हमारा कब्जा हो जाए, रोटी हमारी तजूरी में आ जाए, तो फिर ये चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे जनता का कोई और तबका है, वो अपनी गुलामी को स्वीकार करेंगे। हम उन्हें रोटी देंगे और वो रोटी पे काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे। और ये तब हो सकता है जब किसानों को ज़मीन से बर्खास्त कर देंगे, उनकी ज़मीन को हथिया लेंगे, क्योंकि किसान का एक दरिया दिल है, वो पैदा करता है, उसका दाम भी उसे मिले ना मिले तो भी बेचता है। और वैसे भी उसको जाकर कोई रिक्वेस्ट करता है, भाई मैं भूखा हूँ, मेरे को थोड़ा अनाज दे दो, तो किसान कभी नहीं नाटता। सीजन में हम देखते हैं, चाहे मंडियों में है, चाहे खेतों में है, कितने तरह के लोग मांगने वाले आते हैं और किसान सबके ही डालता है। गांव की अर्थव्यवस्था भी पूर्ण रूप से अनाज पे टिकी हुई है, और अनाज पे टिकी हुई अर्थव्यवस्था स्वाभिमान का संकेत भी है। जिसके घर में खाने का अनाज होगा वो किसी के सामने झुके नहीं कभी भी, और यही कारण है कि किसान झुका नहीं है कभी भी। लेकिन अब ये चाहते हैं कि किसान को झुकाना है तो किसान को धरती से, ज़मीन से दूर करना पड़ेगा, ताकि उसके घर में, उसके खेत से आने वाला अनाज ना बचे और वो अनाज पे कंपनियों पे निर्भर हो जाए, कारपोरेट पे निर्भर हो जाए, तो उसका स्वाभिमान भी धराशायी हो जाएगा। ये एक बहुत लंबी चौड़ी योजना है, ना केवल इस देश की बल्कि पूरी दुनिया की है, और पूरी दुनिया का कारपोरेट सक्रिय है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार, जो अपने संविधान में दर्ज है कि हम समाजवादी देश की और समाजवादी नीतियों की ओर बढ़ेंगे, वो इससे पीछे हट रही है पूर्ण रूप से। और समाज को मिलने वाली जो सुविधाएं, खासकर खाद्य गारंटी है, वो तभी संभव है जब सरकार मंडियों में अनाज खरीद के सरकारी गोदामों में अनाज भरेगी। और ये एफसीआई के गोदामों को भी खाली करना चाहते हैं, ये मंडियों को भी बंद करना चाहते हैं। जिसका लंबी अवधि में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि अनाज कुछ एक लोगों के पास चला जाएगा, और फिर बड़ी संख्या में जब लोग भूखे मरेंगे तो वो कहेंगे हम केवल 2 रोटी के लिए काम कर सकते हैं। ऐसी नीतियों की ओर देश जा रहा है, और इसलिए ज़मीन से बड़ी संख्या में किसानों को बर्खास्त करके बड़ी कारपोरेट खेती की ओर ध्यान देने का प्रयास सरकार का है। अच्छा मास्टर जी, एक सवाल और आता, जैसे आपकी भी मांग है कर्जा मुक्ति की, बस सरकार ये कहती है देखो कर्ज लिया तो देना पड़ेगा, देना भी चाहिए, और या फिर सरकारी खजाने में पैसे नहीं है जी हमारे पास। दूसरी तरफ कई बार ऐसे लगता है बड़े बड़े अमीर घरानों के, भाई इतने इस बजट में एनपीए में डाल दिए, बट्टे खाते माफ कर दिए। जो कर्जा मुक्ति का सवाल है ना, इसको थोड़ा बताएं जी। देखो, कर्जा मुक्ति का जो सवाल है ये आम चर्चा के लिए तो लोगों में हो सकता है, लेकिन इसकी सच्चाई को यदि अपने समझना है तो फिर एमएसपी को समझना पड़ेगा। क्योंकि किसान वर्षों से एमएसपी नहीं मिला, उसे गारंटी नहीं मिली खरीद की, और उसको अपनी पैदावार का उचित दाम नहीं मिला, इसलिए कर्ज चढ़ा है। वैसे कर्जा का कोई सवाल नहीं हो सकता। जब किसी भी सेक्टर में पैदावार बढ़ती है तो वह आमदनी बढ़ती है, लेकिन किसान की पैदावार तो बढ़ी। हम जब बच्चे थे, जिस खेत में 50 मन अनाज होता था, आज वहाँ 500 मन अनाज पैदा कर दिया। पैदावार बढ़ी, लेकिन साथ में टोटा भी बढ़ गया। एकमात्र ऐसा सेक्टर है, और उसका कारण है कि उसके दाम नहीं मिले। आज हम यदि कैलकुलेट करें, 1921 के आंकड़े हैं, किसानों को एमएसपी यदि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार मिलता तो आज 56 लाख करोड़ रुपए हमारे खाते में और ज़्यादा होते हैं। लेकिन किसानों को जो कुल देनदारियां हैं वो 21 लाख करोड़ की हैं, और 21 लाख करोड़ को यदि हम ये मान लें कि भाई ये देनदारियां हैं और 56 करोड़
लाख करोड़ को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कर्जा मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम चाहते हैं कि जो स्वामीनाथन के अनुसार एमएसपी दे दिया तो फिर कर्जा मुक्ति का कोई सवाल नहीं उठेगा, एक बार इसको मुक्त करें और वो दाम दे दें। लेकिन जहाँ तक ये बात आपने कहा कि बड़े कारपोरेट का तो हो जाता है, अभी 16.5 लाख करोड़ रुपये उनके एनपीए या मतलब एक तरह का माफ़ी है और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। जबकि हम आए दिन आपने देखा होगा, हम बैंकों के सामने खड़े हैं, सड़कों पर नारे ले रहे हैं, जिसने 10,000 रुपये लिए थे उसके पीछे गाड़ी दौड़ रही है, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसने 1,00,000 2 लाख देने थे, किसी ने ट्रैक्टर ले लिया था, 1-2 किस्त टूट गई तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन कारपोरेट एक जगह पैसा लेता है, उसको ख़त्म करवाता है और दूसरी जगह फिर नए सिरे से ले लेता है। तो ये बड़े उद्योगों के लिए तो है, किसानों के लिए नहीं है। किसान में तो यदि मेरे पिताजी ने भी कोई कर्ज लिया था और वो कर्ज हम नहीं दे पाए तो हमारी ज़मीन का अंतकाल ही नहीं होता है, वो रोक लिया जाता है। तो किसान को सरकार बिल्कुल भी एक नागरिक के रूप में नहीं देख रही, वो उसको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अड़चन है और ज़मीन इनके से किसी भी रूप में हथियाई जाए। इसीलिए ये केसीसी आया। केसीसी में बड़े पूंजी दे के एक तरह के कर्जबंद सरकार ने किसानों को बना दिया और कुछ समय बाद कहेंगे भाई पैसे नहीं दे सकते तो आपकी ज़मीन की बोली होगी। अन्य मुद्दों पे बहुत बार देखा, आपने भी हमें ये करते हुए देखा होगा कि हम किसान की ज़मीन नहीं जाने देंगे, हम उसके घर को कुड़क नहीं होने देंगे। हमें अनेक बार ये जद्दोजहद करनी पड़ती है, जबकि नियम तो ये होता है, होना चाहिए था भाई कम से कम ट्रैक्टर है या बैलगाड़ी है या कोई भी उसकी जो ऐसी संपत्ति हैं जिससे उसका घर का गुजारा चलता है या रहने का मकान सबको ज़रूरी है, तो ऐसे मुद्दों पे कोई कुड़की वगैरह का प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सरकारों ने ऐसे करते हुए इसको आगे बढ़ाया है। और हम ये नहीं कहते कि हमारा कर्ज माफ़ करो, हम ये कहते हैं कर्ज मुक्त करो। और मुक्त इसलिए करो कि क्योंकि आपने हमें दाम नहीं दिया, दाम दे दो, आगे से हम कभी भी कर्जा मुक्ति का जिक्र नहीं करेंगे। आपने बहुत बढ़िया समझाया जी ये। और एक सवाल और है मास्टर जी, जैसे आप इस तरह के भी देखते हो ना, जो सरकार का जो आपने जिक्र भी करा, एक नागरिक होना चाहिए ना, जो एक सरकार तो एक बल्कि सेवक है उस संविधान के हिसाब से तो नागरिक की, लेकिन जो एक दमन भी देखते हैं ना, जैसे आंदोलन करते हो मतलब उस पर जैसे बैरिकेड्स लगाना, पुलिस के बराबर लाठी चार्ज हैं, एक तो इस ढंग का जो पुलिस या जो दमन भयानक है खास तौर पे किसानों पर, और फिर जैसे पूरी मीडिया के माध्यम से जैसे कोई आतंकवादी है या जो जाति और सांप्रदायिकता का जो खतरनाक ढंग से बांटने की कोशिश की जाती है भाई, किसी एक धर्म के साथ जोड़कर या किसी एक जाति को टारगेट करके वो बैठे हैं, तो इसकी आप कैसे काट देखते हो? या जो किसानों में एक डिवीजन नहीं पैदा की जाती है, वैसे पहचान उभारी जाती है वह फला जाति से हो, या फिर जो एक धर्म को लेकर है सरकारों का, और गल्ला फिर वो पुलिसिया दमन है, और गल्ला जो एक सामाजिक विभाजन है, इसकी प्रति आपका रुख जी? देखो, ये जो बात है आपने कही ये सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि जो देश का किसान नागरिक है उसको ये समझा जाता है कि ये हर जगह अड़चन लाता है। अब धर्म के नाम पे किसान सबसे ज़्यादा बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी भी धर्म को बहुत मान्यता नहीं देता, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं खड़ा होता है। सरकारें ये चाहती हैं कि, और खासकर बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो ये चाहती हैं कि ये बंटवारा हो धर्म के नाम पे। अब कहीं धर्म के नाम पे यदि आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, लोग नहीं खड़े हो सकते, तो फिर उन्हें जाति आधार पे। और सरकारों के पास हमारी एकता को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार यही है कि इन्हें धर्म के नाम पे बांटो, फिर इन्हें जाति के नाम पे बांटो। और जो खासकर नीतियाँ अंग्रेजों की होती थी, लूट झूठ और फूट की, उन पर आज वर्तमान दौर में हमारी राजनीति चल रही है। तो समाज में ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसान लामबंद रह के इकट्ठे रहें, वो चाहते हैं कि किसान विभाजित हो जाएं। खेती तो सभी जातियों के लोग करते हैं, किसी एक जाति विशेष के तो है नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब हम मंडी में जाते हैं तो किसी जाति विशेष की फसल दुगने डेढ़े दाम पे बिक जाती हो, वहाँ तो सबकी पटियाई बराबर होती है। अब डीएपी नहीं मिल रहा था, किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप फलां जाति को आप तो ले जाओ 10 कट्टे, ये फलां जाति के इनको नहीं मिलेंगे। अब यूरिया की समस्या आज के दिन में है, और कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई ये
आपकी जाति के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप तो सरकार के समर्थक हो, और ये फलां जाति के लोग सरकार के विरोधी हैं, इनको नहीं मिलेगा। तो ये जो बाजार में हमारे साथ व्यवहार होता है वो जाति देख के नहीं होता है। जब हम फसल बेचने जाते हैं तब हमारी जाति नहीं देखी जाती। हम किसान साथियों को भी आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, जब हम फसल बेचते हैं तब जाति नहीं है, जब हम खरीदते हैं बाजार से चीज़ें तब जाति नहीं है, तो फिर हमारे प्रोफेशन में जाति क्यों? हम सब ने मिलकर ही लड़ना है और अपने आप को बचाना है, और इस देश में सबको भरपेट भोजन मिले इसकी कानूनी गारंटी सरकार दे, और सरकार किसानों से अनाज खरीदे, अपने गोदामों में रखे, ज़रूरत के अनुसार किसी को फ्री, किसी को सस्ता, किसी को कंट्रोल रेट पे दे, ताकि सब देश के लोग पेट भर के सो सकें। तो ये काम है, लेकिन सरकारों का अर्थ दूसरा होता है कि वो उनको विभाजित करें, और बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। जब किसानों के आंदोलन होते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे, हम भी महसूस करते हैं, लेकिन हम आशावादी हैं और ये महसूस करते हैं कि आने वाले समय में सब लोग जागेंगे और किसान संगठनों में खेती करने वाले सब लोग शामिल होंगे। प्रयास हैं और प्रयास कामयाब भी रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को 13 महीने के आंदोलन में सब्र के साथ आंदोलन चला के बहुत शांति प्रिय ढंग से हमें अपने 750 किसानों को अपने बीच से गंवा कर भी, उनको शहीद होने के बावजूद भी अपना सब्र नहीं तोड़ा और बड़े शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चलाते हुए सरकार को, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को झुकना पड़ा। जिस संसद में कानून पास हुए थे उसी संसद में उन्होंने कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो मैं फिर भी आपके चैनल से के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि हम इन जाति धर्म के मुद्दों को छोड़ के हम अपने प्रोफेशन, अपने काम, हम किसान हैं, बस एक हमारी यही जाति है, यही हमारा धर्म है कि हम सब के लिए काम करें और अपना परिवार को भी पालन पोषण करें और देश में पैदा होने वाले हर नागरिक को भी भरपेट भोजन की गारंटी का एक कानून बनवाने के लिए हम प्रयासरत रहें ना। वैसे भी आंदोलन का एक सामाजिक असर भी देखा मास्टर जी। जैसे जब आंदोलन चल रहे थे तो किसान धरनों पर, बॉर्डर्स पर सांझे लंगर थे, हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे खाना खा रहे थे, और एक प्रकार जो दरारें हैं सामाजिक ये बढ़ती हैं उससे जब सही मुद्दों पर आंदोलन। देखिए, जो आप बात कर रहे हो ये सामाजिक मुद्दे हैं, और इन सामाजिक मुद्दों में आप देखें तो कोई भी किसी भी तरह से, अब आप दोनों बैठे हैं, कोई देख के बता सकता है कि मेरा धर्म क्या है और आपका क्या है, या कोई अपने ब्लड टेस्टिंग से बता सकता हो, या कोई अपनी चमड़ी से, रंग रूप से कोई बता सकता हो, कोई मेरे अंग फालतू हैं आपके अंग कम हैं, तो कोई ऐसा तो है नहीं। ये तो केवल मात्र एक कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से लोगों को विभाजित करके अपनी राज सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, उनका एक हथियार है ये। अन्यथा तो पूरी धरती पे हम ये मानते हैं कि यदि लोग किसान भी हैं चाहे और लोग भी हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम बिल्कुल एक ही नस्ल के हैं, कोई भी हमारे अंदर फर्क नहीं है। हम केवल इंसान है और इंसानियत ही हमारा धर्म है, और केवल सबको एक इंसान की दृष्टि से देखें, फिर हम कहीं महसूस ही नहीं कर सकते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। और ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। इसलिए सबकी ड्यूटी बनती है कि इस देश की तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो ये देश भी एक तरक्की का रास्ता जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में घंटी बजाने से ही देश की तरक्की नहीं होती, बल्कि देश की तरक्की तो खेतों में, कारखानों में और जुट के काम करने में होती है, और वो काम ही हमें करना चाहिए। और ये धर्म के रफड़ों को छोड़ देना चाहिए। किसान तो ज़रूर छोड़ते हैं, इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हैं, लेकिन अभी भी समाज में जो बंटवारा है उसको हमें गंभीरता से लेते हुए काम करने की ज़रूरत है, और करेंगे। अच्छा, तो मास्टर जी एक और बात और, ये जो आने वाला जो साल अभी शुरुआत हुई है नए साल की 2026 की भी, और भविष्य में आपकी 15 तारीख की आप बता रहे हो एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी जिंद जाट धर्मशाला में सांझी, तो आने वाला दौर भी क्या फिर किसान आंदोलन और संघर्षों का होगा जी? देखिए, केवल किसान आंदोलन का नहीं बल्कि जनता के सब तबकों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कारपोरेट का अर्थ क्या है, वो गिनती के लोग हैं। अब हमारे जो दुकानदार बड़े बड़े शोरूम बना के सोच रहे होंगे कि हमें तो कोई खतरा नहीं, वो कारपोरेट नहीं है। या कोई बड़ा जमींदार है, यूँ सोचता है कि मेरे तो 20-30 एकड़ ज़मीन है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई, तो भी अपने आप को कारपोरेट ना समझे।
कारपोरेट तो वो लोग हैं जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं और वो मुट्ठी भर होते हैं। अपने देश में ही जिक्र करा तो आप, एक बहुत बड़ा बंटवारा ऐसा है कि 1% लोगों के पास कुल कमाई का 40.5% चला जाता है। तो देखिए वो लोग हैं बड़े जिन्होंने 100 में से 40 रुपये 50 पैसे हासिल कर लिए। और फिर यदि हम ऊपर के 10% को ले तो 77 रुपये ले रहे हैं, जो आर्थिक ताना बाना है। और नीचे के सबसे कमजोर 50% को ले तो उनके बांडे केवल 3% आमदनी आती है। तो ये जो बंटवारा है इनको समझना पड़ेगा कि इस देश में यदि 100 लोग हैं, 100 रुपए हैं, तो उनका बंटवारा ठीक ठीक कैसे। और आप देखते हैं, आप भी महसूस करते होंगे, हम भी करते हैं और सब जागरूक लोग करते हैं कि ये जो गरीब अमीर का अंतर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और बहुत ऐसी स्थिति में चले गए कि कुछ लोगों के पास तो खाने नहाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, और कुछ लोगों के पास इतने ठाठ बाट है, उनकी आमदनी लाखों में नहीं करोड़ों में एक दिन की है। और इस तरह से जो ये अंतर है ये अपने समझना पड़ेगा, और इस अंतर को मेटने की काम मुख्य होता है सरकार का। सरकार ने संविधान में जो मार्गदर्शन के सिद्धांत दे रखे उनकी अनदेखी कर दी, मौलिक अधिकारों की भी एक तरह से अनदेखी की जा रही है। और ये जो आर्थिक नीतियां हैं वो बड़े लोगों को और पोषित करने के लिए बन रही है, लगातार गरीबों को और ज़्यादा गरीब करने की बन रही है, और एक ऐसे हालत पूरे देश में बन चुके हैं। अच्छा, एक मास्टर जी आखिरी बातचीत की तरफ बढ़ा, जैसे आपके जैसे बिल्ला भी है जिस पे भी शहीद भगत सिंह का फोटो है, या जो आपके आंदोलन होते हैं वहाँ पर भी जैसे भगत सिंह का या डॉक्टर अंबेडकर का, छोटू राम का, सर छोटू राम का, या और दूसरे किसान नायकों का, सरदार अजीत सिंह का होता है, तो इस विरासत को आप लगाते हो, भगत सिंह से जोड़ते हो, इसका क्या कारण है? इसको आप इसके पीछे क्या संदेश है या क्या पृष्ठभूमि है? देखिए ये जो पृष्ठभूमि हमारी ये है कि समाज में एक ताना बाना ऐसा स्थापित हो जिसमें सबको बराबर देखा जाए, उसमें आर्थिक सुविधाओं को भी बराबर बांटा जाए। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह बहुत थोड़ी सी उम्र में इस बात को समझ चुका था कि शोषण मुक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त दुनिया चाहिए। एक व्यक्ति का शोषण ना कर सके और एक देश दूसरे देश का शोषण ना कर सके। भगत सिंह की ये विरासत हम ये समझते हैं कि हम शोषण के खिलाफ जहाँ भी शोषण होगा आवाज़ उठाएंगे, चुप नहीं रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही कहा कि सबको के लिए उसने हिदायत दी कि पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही मुक्ति का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में माथा टेकने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति लेनी है तो संगठित होना पड़ेगा, सबको पढ़ना भी पड़ेगा और फिर संघर्ष करने पड़ेंगे। और ये विरासत, चाहे वो चौधरी छोटू राम थे, चाहे चौधरी चरण सिंह थे, चाहे बाबा टिकैत थे, या कोई और बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हुए हैं जो आइकॉन के रूप में आप देखते हैं, जिनमें अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापकों में से बाबा थे हमारे, जो बहुत महत्वपूर्ण थे। और इसी सोन सिंह बकना नहीं, बाबा बकना ने तो आज़ादी के लिए और गदर पार्टी का गठन करके सब कुछ अपना दांव पे लगाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस समाज के लिए, और सहजानंद सरस्वती जो पहले हमारे प्रधान बने हैं 1936 में, और उसमें उस समय की जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो खासकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, चाहे कांग्रेस का गर्म धड़ा था, चाहे नरम धड़ा था, और चाहे वामपंथी विचारधारा के नबूदरी पास जैसे लोग थे, उन सब ने जो आंदोलन किए हैं, और किसानों को खासकर जमीन उसकी जो उसे जोतता है, ये हमारे बुजुर्गों को एक लाभ मिला था उन आंदोलनों का। हम खेती के मालिक बने और पीढ़ी दर पीढ़ी आज उस जमीन के मालिक हैं, और ये मालिकाना हक कोई सरकार वापस लेना चाहती है। लड़ाई तो यही है सबसे बड़ी। अच्छा, तो मास्टर जी ने कैसी बेहतरीन बातचीत आज के मुद्दों पर अपनी विरासत के बारे में बताई। हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो इन बातों पर चिंतन मनन करें और इस चैनल को फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया जरूर दें। मास्टर जी, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दर्शक और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का शुक्रिया।